इस कार्यक्रम के साथ रुचि लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। एक वर्ष पहले मैंने आपसे अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बने। सरकार की जो नीतियां थी, सरकार के द्वारा उस प्रकार का माहौल तैयार किया गया, लेकिन ये हम करना किसके लिए चाहते हैं? देखिए, आज भी कंफ्यूजन होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है केवल उद्यमियों के लिए है। ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमारा जो प्रदेश का निवेश से संबंधित जो पॉलिसी है वो रोजगार के साथ भी जोड़ती है, लेकिन जिनके लिए रोजगार है उनको पता ही नहीं। कारण है कि आप ही लोग पॉलिसी भी तैयार करने में योगदान देते हैं और आप लोगों ने दिया भी होगा। इसलिए पूर्व नौकरशाह और पूर्व शिक्षाविदों को हमने बुलाया कि आप जाएंगे, आपकी बात प्रभावी होगी। लेकिन एक पहलू हमारे पास ये भी है कि हम लोगों ने अपने संस्थाओं को एक टापू बना दिया है। वो केवल डिग्री प्राप्त करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। शिक्षा का उद्देश्य ही ये रह गया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर हर विश्वविद्यालय में या अच्छे संस्थानों, सभी संस्थानों में कैरियर काउंसलिंग का एक सेल ऑलरेडी गठित किया हुआ है, लेकिन वो प्रभावी नहीं। इसलिए वहाँ सीएम या चीफ सेक्रेटरी तो वहाँ जाएगा नहीं। ये विश्वविद्यालय या उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने इस कैरियर काउंसलिंग के सेल को थोड़ा सक्रिय बना ले। दूसरा, हम लोग 2 करोड़ यूथ को प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये केवल एक सरकार को वितरण करने की मंशा से ही नहीं है। हम लोगों ने कहा कि चलिए, एक चीज जो हम देखते हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से संस्थाएं अपने को एकदम अलग करके रखती है। वे इसके साथ जुड़ नहीं पाती, एक आत्मीयता उसके साथ नहीं होती। संस्थाएं उससे दूरी बनाती हैं या उससे अनजान बनी रहती हैं। इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं, तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई यहाँ हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफी चीजों को इज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वो शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। तीसरा, उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेन करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार के, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के स्केल को स्किल में बदलना ये हमारी संस्थाएं अपने आप करेंगी। औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो ये है कि जितने लोग जो हमारे यहाँ निवेश आया है, इस निवेश का लाभ किसको है? ये केवल उद्यमी को नहीं है, जिस क्षेत्र में हो रहा है वहां का पूरा इकोसिस्टम उससे प्रभावित होगा। एक इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वहीं पे लोग, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का कोई अन्य कार्य उससे प्रारंभ होगा, और बाकी वहां के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग वहां पे रोजगार भी पाएंगे, नौकरी भी पाएंगे। अक्सर हमें मान लेते हैं कि साहब इससे, यानी सामान्य रूप से हम ये मानते हैं जो डायरेक्ट उससे बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसको तो हम मान लेते हैं कि साहब वह उससे जुड़ा हुआ है। शेष जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम उसके साथ काउंट नहीं करते। जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसको हम उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए लोगों के मन में एक आत्मीयता का भाव नहीं हो पाता। सरकार की नीतियां केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सामान्य मानविकी विषयों को लेकर के भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सीएम इंटर्नशिप की स्कीम किसी भी उस संस्थान में जहां पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को वहां पे इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप जोड़िए, आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा आप दीजिए। एक निश्चित समय के बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, फिर वह जाएगा कहीं भी इस योजना का लाभ लेगा। काफी बड़ी पैमाने पे लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमें इन सभी की जानकारी होकर के उस यूथ को बोलना है कि देखो हम 1 वर्ष पहले आए थे ना, हो सकता है आपके संस्थान बदले होंगे, और हमने कहा था ना कि देखिए करेंगे। ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब, इससे लगभग 35 लाख के आसपास नौकरी सीधे सीधे यूपी के नौजवानों को मिलेगी, बशर्ते वह उसके योग्य होगा। क्योंकि हम ये बाध्य नहीं करेंगे कि ये नौकरी यूपी के लोगों को ही मिलनी आवश्यक है। अगर वह उसके योग्य नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अगर योग्य है तो वह नौकरी अवश्य प्राप्त करेगा। देखिए मुझे याद है जब आज से कुछ वर्ष पहले मैं नोएडा गया था, वहां के कुछ लोगों ने मेरे सामने इस बात को रखा कि साहब जमीन हमारी है लेकिन नौकरी हमें नहीं मिलती। क्या ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ नौकरियां हमारे लिए रिजर्व कर ली जाए? तो मैंने कहा फिर निवेश करने वाला निवेश क्यों करेगा? तब उसको सब सिफारिशी पे रखने हैं, उसको अपनी पूंजी की भी सुरक्षा करनी है, और पूंजी इसलिए निवेश कर रहा है वह जिससे वह बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होगा। हम अपने लोगों को इतना ट्रेंड करें कि वे वहां जॉब प्राप्त कर सकें, एम्प्लॉयमेंट वहां से अर्जित कर सकें। इसके अनुसार आप कार्य करिए। आपको बताइए आपको क्या चाहिए वहां पे? स्किल डेवलपमेंट का सेंटर चाहिए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर चाहिए, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए आपको फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैद करके नहीं रख सकती कि नहीं साहब इन्हीं लोगों को देना है, क्योंकि तब तो कोई इंडस्ट्री आएगी नहीं यहाँ पे। हमें लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है कि हम योग्य होंगे तो हमें नौकरी यहीं मिलेगी। और जो हमारा ये कामकाजी वर्ग है, देखिए अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसी महीने की है। तमिलनाडु में यूपी के 2 लाख से अधिक लोग वहां कार्य कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर
3-4 वर्षों के अंदर उनमें से 60,000 लोग वापस आए हैं टेक्सटाइल में। वे यूपी में आए हैं क्योंकि यूपी में उनको काम मिला है, प्रोडक्शन पर वहां असर पड़ा है, लेकिन यहां के लोगों को यहीं पे कार्य मिला। दूसरा, कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जब काफी बड़े पैमाने पे कामगार और श्रमिक वापस आए थे, और यूपी पहला राज्य था जिसने कहा था कि भाई हम इन लोगों को अपने यहाँ एब्जॉर्ब भी करेंगे, इनको लेंगे भी और इनको अपने यहाँ वो करेंगे, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, तो जाएंगे कहाँ, हम उनके साथ खड़े होंगे। चैलेंजेस थे, हम तब भी खड़े हुए। यूपी की इकोनॉमी इससे मजबूत हुई, लेकिन जहां से लोग आए थे वहां की जितना प्रतिशत लेबर वहां का कम हुआ, उतना वहां की इकोनॉमी डाउन भी हुई। और केवल एक लेबर नहीं है या केवल एक व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहा है, बल्कि वहां की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और उस दृष्टि से 56% से अधिक की आबादी यूपी के अंदर वह है जो कामकाजी है। इसके मन में एक विश्वास पैदा होना। देखिए, सबसे पहली बात है कि उसके मन में एक विश्वास पैदा करना कि भाई देखो, ये नौकरी आएगी, आप इसके लिए अपने आप को तैयार करो। संस्थाओं को कि कैरियर काउंसलिंग के अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अभी देखो इजराइल की बात, इजराइल में हमारे यहाँ से 5,000 से अधिक लोग जा रहे हैं। कहने के लिए तो लोग कहेंगे साहब इजराइल क्यों भेज रहे हैं या वार जोन में क्यों भेज रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति यहाँ पे कितनी भी मेहनत करेगा, 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाएगा, वही वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपये महीना वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया हो। मैंने ऐसे अचानक विभाग से कहा, मैंने कभी ये बताओ, वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहां पे हैं। आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती भी नहीं होना है, लेकिन वहां पे जो तोड़फोड़ हो रही है, तो इस तोड़फोड़ में आप भी देखो ना। देखिए, मुझे याद है कि कोरोना कालखंड में ही हम लोग एक बैठक ले रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा साहब जो है मनरेगा में काम अब रह ही नहीं गया है क्योंकि सारे कार्य तो हो चुके हैं। तो एक अधिकारी ने कहा साहब जो तालाब खोदे गए थे उसको काटा जाए एक बार थोड़ा। तो हमने कहा उससे क्या होगा, कहा साहब रोजगार तो सृजित होंगे। तो अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। और देखिए, जैसे ही वहां एम्बेसी से संपर्क किया गया, वे तत्काल यहां दौड़ आए और 5,000 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया। और भी देशों से मांग शुरू हो गई। यह हमारा वह मैन पावर था जो अनस्किल है, इसको यहाँ पे ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और फिर इसको वहां लेके हम भेजने जा रहे हैं। अगर संस्थाओं में एक मैसेज तो ये कि भाई देखो, 1 वर्ष पहले मैं या मुझसे जुड़े हुए इस पूरी टीम का कोई एक व्यक्ति आपके पास आया था। अब सरकार ने उस प्रकार की नीतियां भी बनाई हैं, उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ भी आपको जोड़ रही है। आपके लिए अधिक से अधिक नौकरी यहाँ पे सृजित हो रही है। इस सृजन की प्रक्रिया के साथ साथ आपके संस्थान को भी अपने आप को तैयार करना होगा। कैरियर काउंसलिंग के साथ इन छात्रों को जोड़ना, इंडस्ट्री की, सोसाइटी की, स्टेट की या देश की या दुनिया की कहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको वहां पे ढूंढना और फिर उसको यहाँ पे उन बच्चों को उसके अनुरूप तैयार करना। एनईपी लागू हुई,
एनईपी में इस बात को दिया गया है कि हम अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी साथ साथ चलेंगे। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, एक साथ 12 डिग्री के लिए आप कार्य कर सकते हैं, उस पे अपने कार्यक्रम को, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 डिग्री एक साथ लेने की बजाय अगर वो व्यक्ति अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामान्य कार्य सीखने के लिए वो व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक प्रोग्राम के साथ जुड़ता है तो उसका यह पर्पज भी सॉल्व होता है। लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर के आएगा तो उसके बाद वो किसी चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ा नहीं होगा, बल्कि अपने को आत्मविश्वास से भरपूर पाएगा। और हमें उसको उसी आत्मविश्वास से भरपूर तैयार करने के लिए ही उनके पास जाकर के कहना है कि भाई देखो, जॉब की कमी नहीं, सरकारी नौकरी भी निकल रही है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी निकल रही है, आपको अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए देखिए, सरकार पिछली बार आई थी आपके पास, आप तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं, और आपसे कहा गया था ना, ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश आ रहा है, इस निवेश से 35 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी मिलने जा रही है। हम इन कार्यक्रमों के साथ कैसे इसको जोड़ सकते हैं, इसको उसके साथ तय करना, ये चीजें अगर हम कर पाएंगे, बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि ये चीजें देखना। तो सब पॉलिसी जो आपने देखा, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी के जो आपके पास जो एक पैकेट दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, सरकार की योजनाओं के बारे में होगी, किस किस सेक्टर में ये निवेश आ रहा है इसके बारे में होगा। हमने यूपी पहला स्टेट है कि जो देश के अंदर एफडीआई की और फॉर्च्यून 500 की पॉलिसी लेकर के भी आया है। प्रदेश में जो कार्य हुए हैं, यानी कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल दे सकती है। निवेश मित्र पोर्टल है, यहाँ हमारे साथ एमओयू करने वाला जो भी निवेशक है उसके लिए निवेश सारथी पोर्टल उसके लिए भी कार्य कर रहा है, और जिसका निवेश सफलतम रूप से यहाँ पे हो चुका है उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है कि अब उनको कार्यालय नहीं जाना है। ये पक्ष एक है जो इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन एक पक्ष वह भी है जो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी भी उस कैरियर काउंसलिंग के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करें, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करें। गवर्नमेंट एक सेतु का काम कर सकती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सेतु का काम कर सकती है। तो यह प्रोग्राम तैयार करना, हमारे सभी मंडलायुक्त भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उन सबसे भी कहूँगा कि अलग अलग उसमें लंबा ना हो, 1 घंटा 1.5 घंटे का वहाँ पे टॉक हो, उनको बताया जाए, कोई क्वेरीज हो तो उसके बारे में उनको बताएं, कोई जिम्मेदार अधिकारी भी वहाँ जाएं, बताएं उनके बारे में, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें और लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि साहब देखिए, यह कार्य गवर्नमेंट कर रही है, आपके लिए कर रही है। क्योंकि आप जब नौकरी पाएंगे या रोजगार प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह आपको फिर इधर उधर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि यूपी पहले देश के अंदर आबादी में नंबर 1 था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा जो योगदान था 7% से बढ़ करके 8% गए। 8 के बाद अब हम 9.2% से ऊपर पहुंच चुके हैं। छठी अर्थव्यवस्था से अब हम देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने अच्छा किया है, अच्छा कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ लोगों के मन में उस विश्वास को भरना और उस प्रकार का माहौल बनाने के लिए सभी मंडलायुक्त तो सभी जनपदों में इस बात को देखें, क्योंकि ये निवेश जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है सभी 75 के 75 जनपदों में भी निवेश के कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री जी उस दिन हर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ेंगे भी लोगों से, वर्चुअली जुड़ेंगे
लखनऊ में प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्रों में भी स्क्रीन रहेगी, उसके माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में या कुछ में भी निवेश के प्रस्ताव होंगे और जनपद स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हर जनपद में कुछ न कुछ निवेश है, हमें उनको इसके साथ जोड़ना होगा। लोगों के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए कि अब केवल एनसीआर में निवेश नहीं आएगा, हर जिले में आएगा। और इसीलिए सरकार ने अपनी एमएसएमई को भी मजबूत किया है, खासतौर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये तो यूपी ने 18 में प्रारंभ किया था, आज देश की एक यूनिक योजना बन चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। ऐसे ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2019 में हमने प्रारंभ किया था परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए। आज ये पीएम विश्वकर्मा के रूप में पूरे देश की योजना बन चुकी है और भी अन्य अनेक कार्यक्रम है जिनके बारे में उनको बताने की आवश्यकता कि देखिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जो आपके हित के लिए है। यूथ उसके लिए अपने आप को तैयार करे और ये हमारी संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इतना व्यस्त कोई नहीं होता कि जिस कार्य के लिए वो डिप्यूट किया गया है वह कार्य न करें, बाकी सब काम करें। तो ये उसकी व्यस्तता नहीं है, ये तो अनावश्यक रूप से उसके द्वारा पैदा की गई कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। वह उनकी जिम्मेदारी है कैरियर काउंसलिंग के लिए उस सेल को स्ट्रेंथन करना, उसको सक्रिय बनाए रखना। तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उनका वो सेल करें और जिनको जिम्मेदारी दी गई वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अगर ये सभी कार्यक्रम नियमित रूप से हमारे आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। मुझे लगता है कि आज के दिन पर यूपी का कोई क्षेत्र, चाहे वह हम प्रदेश की विभागीय दृष्टि से देखेंगे, शासकीय दृष्टि से देखेंगे कि हमारे कमिश्नरी स्तर के क्षेत्र का भाग हो या फिर क्लाइमेटिक जोन की दृष्टि से देखेंगे या फिर रीजन की दृष्टि से देखेंगे, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और वहाँ के एक बेहतरीन जो है डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ आगे करने का प्रयास किया। हमें उनके साथ जोड़ना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आया है आपके पास, एक्सप्रेसवे का, 4 लेन का, गांव-गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है, या निवेश के ढेर सारे जो प्रस्ताव आ रहे हैं। कोई सोचता था कि यूनिलीवर हमीरपुर में निवेश करेगा, पेप्सिको की यूनिट बाराबंकी में लगेगी या फिर ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी या भारत डायनेमिक्स की यूनिट जो है आपके झांसी में स्थापित होगी या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा या बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी। ये सपना था, आज साकार हो रहा है और लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं इतनी जल्दी परिवर्तन। दूसरा, सर्विस सेक्टर में भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। आवश्यक नहीं कि इंडस्ट्री को ही हम फोकस करें, सर्विस सेक्टर की उन संभावनाओं को। अयोध्या में पिछले 50 दिनों में पिछले 25 दिनों में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ चुका है। आज वहां किसी व्यापारी से पूछो कि भाई क्या है, तुम्हारे पे कोई असर पड़ा? हाँ साहब, 30 गुना 50 गुना उनकी आमदनी बढ़ गई। तो आप सोचो, जो व्यक्ति पहले 5,000 रुपया कमाता था, आज वही व्यक्ति 5,000 की बजाय 50,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है। खुशहाली तो उसके जीवन में तभी आएगी जब इन सेक्टर पर हमें ध्यान देना होगा। और मैं तब भी लोगों से बोलता था अयोध्या में, जब वहाँ भी हम लोग अधिग्रहण कर रहे थे, सड़कों को चौड़ीकरण का कार्य कर रहे थे, उस समय लोगों को लगता था कि साहब ये केवल एक हवाई सब कार्य हो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, एक बार कार्य होने दीजिए, मैं भी भाग नहीं रहा हूँ, तुम भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूंगा, और उस समय देखना क्या परिवर्तन होगा। आज आप देख रहे हैं उनके चेहरे की खुशहाली इस बात को बताती है कि हाँ नहीं, सड़क तो कम पड़ी रही। लोग अब कह रहे हैं जिनसे उस समय लेने के लिए मुझे 3-3, 4-4 बार बैठक करनी पड़ी थी, आज वो कह रहे साहब हम भी अपना मकान देना चाहते हैं।
वे लोग स्वतः तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमने वहां के लिए चेंज किया। FIR में उनको जो छूट दी, अच्छा कंपनसेशन दिया, आज सड़कें बनी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के पूरा लुक ही चेंज हो गया वहां का। ये चेंज आता है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आते हैं तो लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। लोगों को इसके बारे में हमें समझाना पड़ेगा कि सरकार की पॉलिसी आपके हित में है, आपके लिए है, और आप ही के को ध्यान में रख करके बनाई गई है। ठीक है, निवेश हम ग्राउंड ब्रेकिंग एक उद्योग का करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका लक्ष्य एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट किसके लिए? यूथ के लिए। इसके लिए हमारी संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या है? उस प्रकार के प्रोग्राम को पैरेलल तैयार करना है, इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप मैन पावर को अपने यहाँ तैयार करना, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना। ये चीजें अगर हम लोग एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आवश्यक होगा उसके मन में एक विश्वास पैदा होगा संस्थाओं के प्रति, निवेश के लिए, और प्रत्येक कार्य के प्रति एक आत्मीयता का भाव। देखिए तभी आएगा, नहीं तो सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की उसको आप रोक नहीं पाएंगे। उसके मन में आना चाहिए ये जो सरकारी संपत्ति है जिसको मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, ये मेरे ही टैक्स से बनी हुई है, मुझे इसको क्षति नहीं पहुंचाना है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं से वसूल कर लेगी। बात में किसी CM या किसी मिनिस्टर की अपनी जेब से नहीं जाता कोई पैसा, लेकिन उससे क्षति स्टेट की होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका भुक्तभोगी होता है। हमें ये भाव उसके मन में पैदा करना पड़ेगा, तब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और इसीलिए आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने बदलते हुए यूपी को देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने एक लंबा समय उत्तर प्रदेश में, देश में दिया है, अलग अलग सेक्टर में दिया होगा। आज उसका लाभ भी लोगों को मिलते हुए उसको जब आप देख रहे होंगे तो उनको बताने की आवश्यकता है। ये इस चेंज का लाभ आप उठाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका गत वर्ष का विजिट, हमने जानबूझ के एक वर्ष तक, ऐसा नहीं कि संस्था यहाँ विभाग शांत रहे, हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहे, अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग संस्थाओं में चलते रहे। मैं स्वयं भी कई विश्वविद्यालयों का दौरा इस दौरान किया, और मैंने वहां जाके यूथ के साथ, AKTU में मैं स्वयं गया था, गोरखपुर में मैं स्वयं गया था, वाराणसी में मैं स्वयं गया था, बुंदेलखंड में भी कुछ जगहों पे मैं गया था, वेस्टर्न यूपी में भी मैं काफी जगहों पर गया था, और इन्हीं सब कार्यक्रमों के लिए गया था, यूथ से कनेक्ट होने के लिए, कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं, जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसीलिए प्रारंभ किए गए, उनको हमें, अगर आप लोग जब जाएंगे अपनी बात को रखेंगे तो वो और भी प्रभावित होता है, इन चीजों का लाभ हमें मिलेगा, और मुझे लगता है वो अपने आप को उसकी योग्य बनाने के लिए तैयार कर पाएगा। इसीलिए आज आपको हम लोग कष्ट दे रहे हैं कि इस दौरान 2 दिन का ये विजिट आप लोगों का होता है, उससे यूपी का व यूथ कनेक्ट होगा। दूसरा, हमने यहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग का हमारा कार्यक्रम होगा, लखनऊ से जुड़े हुए उन इंस्टीट्यूशन से कुछ यूथ को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे AKTU के साथ साथ IIM लखनऊ को भी और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी जोड़ा हुआ है, और भी लोगों को हमने कहा है कि अलग अलग संस्थानों को हम लोग यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगेंगे उनको वहाँ का विजिट भी करेंगे, अलग अलग सेशन होंगे, उन सेशंस में भी उनको सबको शामिल करने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा, और उनके मन में एक नया विश्वास कि हमें इस कार्य को करना है, और हमारे संस्थान अपने आप को एक टापू ना बनाए, बल्कि देश और दुनिया के साथ कनेक्ट रहें। तो ये चीजें हमें अवश्य इसके साथ उन संस्थानों को संचालित करने वाले लोगों को भी बताना पड़ेगा, तो उसका परिणाम सामने आएगा। आप सब आए, मुझे अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।